हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 2021 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। 13 मार्च 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के। क्वेश्चन नंबर 1, विथ रेस्पेक्ट टू द लेटेस्ट ऑनगोइंग क्वाड्रिलैटरल फ्रेमवर्क क्वाड मीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वर्किंग ग्रुप्स हैव बीन फॉर्म्ड। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3 ओनली। तो दोस्तों लेटेस्ट क्वाड मीटिंग चल ही रहा है, वर्चुअल मीटिंग चल रहा है। ये न्यूज़ जो है हर्षित सर ने सुबह डेली न्यूज़ में कवर भी किया था। मेजर पॉइंट जो है मैं और एक बार आपको बता देता हूँ। दोस्तों इस बार की मीटिंग में 3 वर्किंग ग्रुप्स लॉन्च किया है। कौन कौन सा? एक है क्वाड वैक्सीन एक्सपर्ट्स ग्रुप, दूसरा है क्वाड क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप एंड क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप। अब ये वैक्सीन एक्सपर्ट्स ग्रुप क्या करेंगे? बेसिकली दोस्तों इंडिया वैक्सीन बनाएंगे विद द सपोर्ट ऑफ अदर क्वाड कंट्रीज। जैसे इंडिया विल मैन्युफैक्चर अमेरिकन वैक्सीन, अमेरिका में जो वैक्सीन बन रहा है उसकी मैन्युफैक्चर हम करेंगे उनके सपोर्ट से, विद जापानीज फंडिंग एंड ऑस्ट्रेलियन लॉजिस्टिकल सपोर्ट। तो चारों क्वाड कंट्रीज मिलके इंडो पैसिफिक रीजन में जितने भी कंट्रीज है उनके लिए वैक्सीन बनाएंगे। ये है क्वाड वैक्सीन एक्सपर्ट्स ग्रुप। दूसरा क्या है? क्वाड क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। ये बेसिकली डिजाइन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप बोल सकते हो, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट करना है वो क्वाड कंट्रीज मिलकर करेंगे। तीसरा है क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना कितना इंपॉर्टेंट है हमें मालूम है। ये क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा, जो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है जिसका ऑब्जेक्टिव है 2 डिग्री से नीचे टेम्परेचर जो इंक्रीज है, ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज को मेंटेन करना है, उसको इंप्लीमेंट करने में चारों क्वाड कंट्रीज मिलकर काम करेंगे। तो ये है क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप, राइट। ये तो 3 ऐसे वर्किंग ग्रुप्स बना दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो दोस्तों चारों हेड्स का नाम एक बार ध्यान दीजिएगा। पीएम नरेंद्र मोदी तो वैसे आपको याद ही है, यूएस प्रेसिडेंट है जो बिडेन, जापान पीएम योशिहिडे सुगा एंड ऑस्ट्रेलियन पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन। जब भी क्वाड की बात करते हो मलाबार एक्सरसाइज भी ध्यान में रहना है आपको, ठीक है। मलाबार एक्सरसाइज एक नेवल एक्सरसाइज है जिसमें चारों क्वाड कंट्रीज शामिल होते हैं। अब देखो हमारे स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्वाड वैक्सीन एक्सपर्ट्स ग्रुप, स्टेटमेंट 2 क्वाड क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप एंड स्टेटमेंट 3 क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप। स्टेटमेंट 4 जो है गलत है। तो आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3 ओनली। Question number 2. Consider the following statements regarding subsidized food grains under the National Food Security Act, which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली। तो दोस्तों ये जो आर्टिकल है एडिटोरियल में आया था, इसलिए मैं ये क्वेश्चन में डाला है, क्योंकि एडिटोरियल में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं वो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे टेबल हुआ था लास्ट फरवरी में बजट से पहले। इन्होंने अपने इकोनॉमिक सर्वे में इसकी रिपोर्ट में एक इश्यू को फ्लैग किया था, ग्रोइंग फूड सब्सिडी बिल। दोस्तों देखो इंडिया में 67% ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें रूरल पॉपुलेशन में 75% एंड अर्बन पॉपुलेशन में 50% कवर्ड है हमारा जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर। इससे क्या होता है? सब्सिडाइज रेट में हमें फूड ग्रेन्स मिलता है। बिलो पॉवर्टी लाइन को इतने सब्सिडाइज रेट में मिलता है कि 2 रुपये पर किलो ऑफ वीट एंड 3 पर किलो ऑफ राइस। तो इतने कम रेट में गवर्नमेंट जो है जनता को फूड ग्रेन्स सप्लाई करते हैं। तो इससे क्या होगा? गवर्नमेंट जब फूड ग्रेन्स प्रोक्योर करते हैं ना फार्मर्स से, वो इससे ज्यादा पैसे में करते हैं और कम पैसे में आम जनता के लिए प्रोवाइड करते हैं। इससे गवर्नमेंट लॉस में चला जाता है। आप इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से देखो दोस्तों 17 से 20 तक सब्सिडी अमाउंट की वजह से एंड जो लोन लिया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कहां से? नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड से जो लोन लिया, वो सब मिला के गवर्नमेंट का डेब्ट जो है ना दोस्तों 1.65 लाख करोड़ टू 2.2 लाख करोड़ है। मतलब इतना खर्चा है गवर्नमेंट को सब्सिडाइज रेट में फूड ग्रेन सप्लाई करने में, राइट। अब इकोनॉमिक सर्वे का कहना यह है फ्यूचर में ये जो सब्सिडी की वजह से ये जो बिल है 2.5 लाख करोड़ तक हो सकता है। तो इंडियन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, ठीक है, जो बिल है सब्सिडी की वजह से, वो अभी के हिसाब से 1.65 लाख करोड़ टू 2.2 लाख करोड़ है। अब रिसेंटली एक न्यूज ये भी आया था, नीति आयोग ने भी एक रिकमेंडेशन दिया है, इसको कम करो, या तो सब्सिडी प्राइस को जो दे रहे हो ना सब्सिडी थोड़ा कम करो, थोड़ा ज्यादा पैसे में दे दो, नहीं तो जितना कवर्ड हो रहा है ना,
मतलब जितने पॉपुलेशन को कवर हो रहा है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसको कम करो, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब देखो दोस्तों, मैंने बताया आपको 67% ऑफ कंट्री पॉपुलेशन, तो इंडिया में 140 बिलियन तक पहुंचने वाला है पॉपुलेशन, इसमें 1/3 जो है मतलब 67% कवर्ड है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। इतने देने की जरूरत है क्या? तो ये सोचने वाली बात है। अब देखो 2015 में एक ऑफिशियल कमेटी बिठाया था, उन्होंने बोला था 67% को 40% करो, ठीक है। अब क्या है, अब लेटेस्ट एक न्यूज ये भी आया है कि करंट एनएफएसए कवरेज जो है, ये आज की न्यूज में आया था, हर्षिता ने कवर भी किया था कि करंट एनएफएसए कवरेज, मैंने आपको बोला जो 67% है ना, ये 2011 की सेंसस के हिसाब से है, क्योंकि सेंसस जो हुआ था, जो सोशियो इकोनॉमिक सेंसस है, वो 2011 में हुआ था। अब 2021 में हो रहा है, चल रहा है, इसकी रिपोर्ट आने तक 4-5 साल लग जाएगा। तो हमारे जो सेक्रेटरी है, जो ये फूड डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह देखते हैं, उनका कहना यह है कि 2021 का सेंसस के हिसाब से इसको रिवाइज करना चाहिए, राइट। लोगों की जो फिनेंस कंडीशन है, पॉपुलेशन है, सब कुछ देख के इसको रीथिंक करना चाहिए। अब देखो हमारे स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, ड्यूरिंग 17 to 20 सब्सिडी अमाउंट क्लब विद लॉन्स टेकन बाय गवर्नमेंट टुवर्ड्स फूड सब्सिडी वाज बिलो 1 लाख करोड़। दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, मैंने आपको बोला 1.6 to 2.2 के बीच में। दोस्तों मैं ये सब डाटा इसलिए डाला, जब मेंस की आंसर रेटिंग में आपको अगर इंडिया के फूड सिक्योरिटी के बारे में पूछा ऐसे लिखने का 150 का या 250 वर्ड का जो भी है, इसमें आप इस तरह की स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन डालोगे ना, आपको ज्यादा मार्क्स मिलेगा। तो जितने भी फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड या फूड प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड जितने भी डाटा है ना, ज्यादा नहीं है, रटा मार के रखने का, ज्यादा नहीं है, कम ही है, वो सब आप ध्यान रख लो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वैसे ये गलत है, जो सही स्टेटमेंट मैंने एक्सप्लेनेशन में लिखा है। सेंट्रल इश्यू प्राइस देखो कितना है, गेहूं का 2 रुपये पर किलो है एंड चावल का 3 रुपये पर किलो। अभी के हिसाब से ये बढ़ भी सकता है। सिंस 2013 इसलिए लिखा है कि एनएफएसए एक्ट जो है 2013 में पास हुआ था। अब एनएफएसए कितने पॉपुलेशन को कवर कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, 67% ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन कवर होता है एंड अर्बन पॉपुलेशन का 50% कवर होता है। तो दोस्तों काफी सारे इंफॉर्मेशन था इस एक क्वेश्चन में। ये जितने भी एक्सप्लेनेशन, जितने भी पॉइंट्स मैंने बोला, इसको ध्यान दीजिएगा, राइट। तो ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। Question number 3. Recently, the government has approved a total of 33 applications with a committed investment of rupees 5,082 crore under the Production Linked Incentive Scheme for active pharmaceutical ingredients. Consider the following statements regarding active pharmaceutical ingredients which are correct. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 2 गलत है। अब देखो दोस्तों, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। ब्रीफली मैं बता देता हूं, इसके बारे में एक अलग सा पीपीटी में बना के आपको समझा भी सकता हूं। आपको अगर चाहिए तो आप बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में। एवरी मेडिसिन इज मेड अप ऑफ 2 मेन इंग्रेडिएंट्स, केमिकली एक्टिव एपीएस एंड केमिकली इनएक्टिव एक्सिपिएंट्स। देखो दोस्तों, जितने भी मेडिसिन है ना, कोई भी एक मेडिसिन ले लो, उसमें एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट रहता है जो एक्चुअली में आपकी जो डिसीज है उसका इलाज करता है। फॉर एग्जाम्पल क्रोसिन, जब फीवर होते हैं हम क्रोसिन खाते हैं। क्रोसिन के अंदर जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है ना, इसका नाम है पैरासिटामोल, राइट। आप देखो, तो मेडिसिन के अंदर 2 इंग्रेडिएंट्स रहता है, एक है केमिकली एक्टिव एपीएस एंड केमिकली इनएक्टिव एक्सिपिएंट्स विच इज ए सब्सटेंस दैट डिलीवर्स द इफेक्ट ऑफ एपीएस टू वन सिस्टम। एक डिलीवर करने के लिए, एक एक्चुअली इलाज करने के लिए। अब देखो एपीए क्या है, इट इज ए केमिकल कॉम्पाउंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस ए फिनिश मेडिसिन। तो एक मेडिसिन या एक टैबलेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल क्या है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। उसके अंदर बहुत सारे केमिकली एक्टिव सब्सटेंसेस रहता है। आप देखो, केमिकल कॉम्पाउंड विच इज इन द प्रोसेस ऑफ बिकम एन एपीए फ्रॉम रॉ मटेरियल इज कॉल्ड एन इंटरमीडिएट। ये ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट कि जो भी केमिकल कॉम्पाउंड जो रॉ मटेरियल से, मतलब कच्चा मटेरियल से जब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनता है ना, जो एक्चुअल इलाज करते हैं, वो जो केमिकल कंपाउंड को बोलते हैं या जो प्रोसेस को बोलते हैं इंटरमीडिएट, राइट। डिस्पाइट बीइंग ए लीडिंग सप्लायर ऑफ हाई क्वालिटी मेडिसिन टू सेवरल कंट्रीज, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज हाईली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर एपीएस। देखो दोस्तों, 1990s की बात किया जाए तो इंडिया में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का जो प्रोडक्शन अच्छा था, पर इसके बाद क्या हुआ, चाइना की इंटरवेंशन की वजह से चाइना ने कम पैसे में हमारी मार्केट में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का सप्लाई ज्यादा कर दिया। तब क्या हुआ, जितने भी मेडिसिन मेकर्स हैं, मेडिसिन प्रोड्यूसर्स हैं, वो चाइना से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स खरीदने लगा और हमारी मार्केट हो गया क्रश,
राइट। 2018-19 की फिस्कल में गवर्नमेंट ने लोकसभा को यह बोला था कि कंट्री के जो ड्रग मेकर्स है, जितने भी मेडिसिन बनाते हैं ना, मेडिसिन प्रोड्यूसर जो है, वो चाइना से 2.4 बिलियन का एपीआई खरीदा है। ड्यूरिंग द अर्ली 90s इंडिया वाज सेल्फ रिलायंट इन मैन्युफैक्चरिंग एपीआई, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। 90s में इंडिया सेल्फ रिलायंट था। हाउएवर विद द राइज ऑफ चाइना एज ए प्रोड्यूसर ऑफ एपीआई, इंडियन मार्केट क्रश हो गया, क्योंकि चाइना से चीपर प्रोडक्ट्स मिल रहा था। चाइना जो करते रहते हैं वही आता है उन्हें करना, वही वो करके हमारा जो ड्रग इंडस्ट्री है, हमारे जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इंडस्ट्री को तमाम कर दिया। आप देखो दोस्तों, और कुछ पॉइंट लिखा है, देख लीजिएगा। ड्यू टू लो प्रॉफिट मार्जिन्स एंड नॉन लुक्रेटिव इंडस्ट्री, इंडियन फार्मा कंपनीज ओवर द ईयर्स स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग एपीआई। तो दोस्तों देखो, एपीआई बनाने में ज्यादा पैसा लगता है, और कम पैसे में जब चाइना से एपीआई आ रहा था, ड्रग मेकर्स जो है उधर से एपीआई खरीदने लगा, और हमारे इंडिया में जितने भी एपीआई मैन्युफैक्चरर्स थे ना, वो बंद ही कर दिया पूरा, राइट। अब हमारे स्टेटमेंट्स देखो, आप क्या लिखा है, एपी इज ए केमिकल कंपाउंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस फिनिश मेडिसिन। बिल्कुल सही। देखो दोस्तों, एक मेडिसिन का सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल जो एक्चुअल इलाज करते हैं हमारे एक डिजीज का, वो है मेडिसिन के अंदर का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको एपीआई बोलते हैं। ऑल मेडिसिन आर ड्रग्स यूजुअली वन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि एक मेडिसिन के अंदर एक से ज्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो सकता है, राइट। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज हाईली डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर एपीआई। ये सही है, मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब ये धीरे धीरे चेंज होगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है काफी ट्राई कर रहा है, ऊपर से पीएलए स्कीम में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को डाल रहा है, ये बूस्ट करेगा इंडस्ट्री को। पीएलए स्कीम क्या है, मैंने आपको कई बार बताया है दोस्तों। देखो, पीएलए स्कीम वो होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, मतलब कोई भी एक कंपनी कुछ भी प्रोडक्ट्स अगर प्रोड्यूस कर रही हो, उनकी जो एक्चुअल कैपेसिटी से अगर ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें कई ज्यादा परसेंटेज इंसेंटिव देगा गवर्नमेंट। इस तरह जो प्रोडक्शन जो है इंक्रीज होगा, राइट। तो ये है पीएलए स्कीम। तो पीएलए स्कीम में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी है अभी। तो आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल बी ऑर्गेनाइजिंग ए 3-day काला नमक राइस फेस्टिवल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू काला नमक राइस विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। दोस्तों न्यूज आया था, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एक 3-day काला नमक राइस फेस्टिवल कंडक्ट करा रहा है, राइट। दोस्तों देखो, ये फेस्टिवल वो इसलिए कंडक्ट कर रहा है क्योंकि रिसेंटली स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल झांसी में कंडक्ट कराया था, वो सक्सेसफुल था, और जागरी फेस्टिवल कराया था लखनऊ में, दोनों सक्सेसफुल था। तो अब काला नमक राइस फेस्टिवल होगा। अब काला नमक राइस जो है न्यूज में आ गया, तो काला नमक राइस के बारे में जानना चाहिए। आप देखो दोस्तों, काला नमक राइस हैज बीन कल्टिवेटेड सिंस द बुद्धिस्ट पीरियड 600 BC। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए बुद्धिस्ट पीरियड 600 BC से कब तक था, या उसका जो टाइम पीरियड है मुझे बताइए। काला नमक ग्रेन्स वेर फाउंड फ्रॉम एक्सकेवेशन ऑफ अलीगढ़वा, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, इंडिया, लोकेटेड एट नेपाल बॉर्डर। तो इधर से मिला है अलीगढ़वा से। अलीगढ़वा हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द रियल कपिलवस्तु, द किंगडम ऑफ किंग सुधोधना, फादर ऑफ गौतम बुद्ध। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो दोस्तों कैसे कैसे कनेक्ट हो रहा है। काला नमक के बारे में हम एक क्वेश्चन डाला, अब काला नमक ये पता चल गया बुद्धिस्ट पीरियड में कल्टिवेट होता था। अब काला नमक के कुछ ट्रेस जो है अलीगढ़वा में एक्सकवेशन करने से मिला था। अब अलीगढ़वा जो है जो मॉडर्न कपिल वस्तु है, जो हमारा किंग सुधोधना गौतम बुद्ध जी का जो फादर थे उनका किंगडम था। तो इतना कनेक्ट हो गया ना, तो कैसे कैसे करंट न्यूज को हिस्ट्री में हम कनेक्ट कर सकते हैं, इसे आपको पता चल गया होगा। अब देखो, ये जो काला नमक राइस है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है, जिसको हम जीए टैग बोलते हैं। दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव में जितने भी प्रोडक्ट्स को जीए टैग मिला है सब पढ़ लेने का, और यह भी पता करने का वो कौन से स्टेट से है, उस स्टेट के कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, ठीक है। आप देखो, सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश में जो काला नमक प्रोड्यूस होता है उसको जीए टैगिंग मिला हुआ है। आप इट इज ग्रोन इन सिद्धार्थनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोंडा, बहरीच एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। बलरामपुर, सेबस्टियस, ओडीओपी। आप ओडीओपी क्या है, ओडीओपी है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया, मतलब गवर्नमेंट जो है एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट में फोकस करते हैं और उसको प्रमोट करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। ये है ओडीओपी स्कीम। आप देखो, इट इज क्वाइट पॉपुलर इन हिमालयन टेराई ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, इंडिया, ऑल्सो नोन एज द सेंटेड ब्लैक पर्ल ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसका अलग नाम है सेंटेड ब्लैक पर्ल ऑफ उत्तर प्रदेश। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट वॉज ऑल्सो फीचर्ड इन स्पेशलिटी राइसेस ऑफ द वर्ल्ड। अब आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेशलिटी राइसेस ऑफ द वर्ल्ड बुक
कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है? अब इससे से पता चल गया आपको, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड नेशंस का एक स्पेशल एजेंसी भी है, राइट। तो कई सारे इंफॉर्मेशन मिला होगा आपको इस क्वेश्चन से। आप देखो हमारे स्टेटमेंट्स, राइस इज ए जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग राइस फ्रॉम सिसार नगर इन उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही। दोस्तों जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हो ना, ये भी देखने का, इतना तो सही है बिल्कुल। अब कहां से है? सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश। आप अगर ये उत्तर प्रदेश की जगह और कई स्टेट होता तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जीए टैग जो है ओरिजिन से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। काला नमक जो उत्तर प्रदेश में प्रोड्यूस होता है उसमें जीए टैगिंग है। हो सकता है जो हिमालयन कई एरिया में काला नमक प्रोड्यूस हो रहा होगा, उधर के लिए ये मिल नहीं रहा होगा, क्योंकि रिसेंटली एक न्यूज भी आया था बासमती राइस का, मध्य प्रदेश पूछ रहा था उनका जो बासमती राइस है उनमें उनको जीए टैगिंग चाहिए, जब पंजाब के पास ऑलरेडी था। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, न्यूज में आया भी था। अब देखो, वेराइटी ऑफ राइस हैज बीन इन कल्टीवेशन सिंस द बुद्धिस्ट पीरियड, बिल्कुल सही। इट वाज फीचर्ड इन द स्पेशलिटी राइसेस ऑफ द वर्ल्ड, बिल्कुल सही। तो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्केनो एंड इट्स बिलोंगिंग कंट्री आर रॉन्गली मैच्ड? वीडियो पोज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा वीडियो पोस्ट करके। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 4 ओनली। अब देखो दोस्तों, ये चारों वोल्केनो जो है ना दोस्तों, रिसेंटली एरप्ट हुआ था, और इसमें से कुछ वोल्केनो जो है अभी भी एरप्ट हो ही रहा है, क्योंकि जो वोल्केनिक इरप्शन है इसके बारे में हमने वीडियो किया भी है। अब चैनल में वोल्केनिक इरप्शन हर्षित द्विवेदी नाम के साथ सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। क्योंकि जब माउंट सेमेरू वोल्केनो जो है इंडोनेशिया में है, वो जब इरप्ट हुआ था तभी हमने एक वीडियो बनाया था। अब देखो दोस्तों, इसमें से 1 and 4 गलत है। एक्चुअली संगे वोल्केनो जो है अभी लेटेस्ट न्यूज में आया है, इक्वाडोर में है। अब ये पकाया वोल्केनो जो है ये ग्वाटेमाला में है। किलाउए वोल्केनो, इसके प्रोनाउंसिएशन मुझे मालूम नहीं है, मैंने देखा भी नहीं, गलत हो सकता है दोस्तों, देख लीजिएगा। हवाईन आइलैंड्स में है। अब मुझे ये बताइए, हवाई आइलैंड्स जो है कौन सा कंट्री का टेरिटरी है या पार्ट है? मेरापी वोल्केनो इंडोनेशिया में। तो ये चारों वोल्केनो रिसेंटली एरप्ट हुआ था, तो चारों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी प्रीलिम्स की कंसेप्ट में। अब देखो दोस्तों, न्यूज आया था, संगाई वोल्केनो ऑफ इक्वाडोर वाज इरप्टेड इन March 11, 2021 एंड इट इजेक्टेड क्लाउड्स ऑफ एश अप टू हाइट्स ऑफ 8,500 मीटर्स इन द स्काई। देखो दोस्तों, वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे जो क्लाउड ऑफ एश प्रोड्यूस होता है ना, कितना हाइट तक जाता है, देखो 8.5 किलोमीटर तक, सोचो आप। अब संगाई वोल्केनो के बारे में, संगाई वोल्केनो इज वन ऑफ द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनोस अक्रॉस द वर्ल्ड। इक्वाडोर में मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। पास में 4 बार ये ऑलरेडी एरप्ट हो चुका है, एंड इरप्शन ऑफ 1934 इज स्टिल गोइंग ऑन, राइट। 1934 में जो इरप्शन हुआ था वो स्टिल गोइंग ऑन है, मतलब अभी भी लावा निकल रहा है अंदर से। वोल्केनो इज द सेकंड मोस्ट स्ट्रैटो वोल्केनो लोकेटेड इन द नॉर्थर्न वोल्केनिक जोन ऑफ एंडेस। तो एंडेस माउंटेन का नॉर्थर्न वोल्केनिक जोन का एक पार्ट है। इट इज 5230 मीटर इन हाइट, ये भी हो गया। इट इज होम टू सिग्निफिकेंट बायोलॉजिकल कम्युनिटी विद फोना लाइक जायंट ऑटर, माउंटेन टापिर, एंडियन कॉक ऑफ द रॉक एंड किंग वल्चर। तो ये सब बायोडाइवर्सिटी उधर देख सकते हैं आप इकोलॉजिकल कमिटी ऑफ द प्रोटेक्टेड अंडर द संगई नेशनल पार्क। तो बेसिकली जो संगई वोल्केनो जो है ना, संगई नेशनल पार्क एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। वैसे वोल्केनो कहाँ का है? संगई वोल्केनो इक्वाडोर, किलाउ वोल्केनो हवाई आइलैंड्स, मेरापी वोल्केनो इंडोनेशिया एंड पकाया वोल्केनो ग्वाटेमाला। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी 1 and 2। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस इधर खत्म हो रहा है। कल एक क्वेश्चन पूछा था, ए मेमोरियल डेडिकेटेड टू 70,000 सोल्जर्स ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी। द आंसर इज ऑप्शन बी, इंडिया गेट, न्यू दिल्ली। Today's question. This river, formerly also known as the Zaire River, is one of the largest river in the world by discharge volume. It is also the world's deepest recorded river with measured depths in excess of 220 meters. The river system has an overall length of 4,700 km, which makes it the world's 9th longest river. It is the only major river to cross the equator twice. About which river the statement refers to? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं इधर बंद कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे वीडियो से, मेरी एक्सप्लेनेशन से आपका कुछ यूज़ हो रहा है। मैक्सिमम वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्तों को ये भी बता दीजिएगा हमारे चैनल के बारे में, हम कितने अच्छे कंटेंट्स आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों व्यूज़ बहुत कम आ रहा है, मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। कम से कम ये तो कीजिए, जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं लाइक एंड कमेंट कीजिए। दोस्तों एक लाइक एंड कमेंट में कुछ नहीं जाता है, आप जितना लाइक एंड कमेंट करोगे उतना भी यूट्यूब हमारे वीडियोस को रिकमेंड करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन में। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की तरफ से जितने वीडियोस बनाते हैं उसके नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के थ्रू, एंड जितने भी वीडियोस की पीडीएफ है, पीपीटी की पीडीएफ है, वो भी मिल जाएगा, आपकी पढ़ाई में काम आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस।